गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं, या अपन बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की क्या क्या परिभाषाएं हैं मुख्य रूप से, या पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ क्या होता है, या इनके पारिस्थितिक तंत्र के संगठक कौन कौन से हैं, यानी किन किन घटकों से ये पारिस्थितिक तंत्र मिलकर बना होता है, या अपन कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार हैं, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे बड़ी बात है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो एक छोटी इकाई होती है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसमें जो रहने वाले जीव जंतु, जो जैविक अजैविक घटक हैं या पर्यावरण के मध्य जो संबंध है, उनका अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिकी जिसके अंदर संपूर्ण पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, उसमें कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, और इसके लिए अपन कह सकते हैं जैविक अजैविक घटकों के मध्य जो अंतर संबंध या जो संबंध बताए जाते हैं या परस्पर जो क्रियाएं होती हैं, उनको अपन शामिल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र में अंतर, यानी जो पारिस्थितिकी है वो बहुत बड़ा हिस्सा होती है, यानी पूरे पर्यावरण को अपन कह सकते हैं पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी तंत्र में अपन कह सकते हैं पर्यावरण के किसी भी एक भाग या एक निश्चित इकाई क्षेत्र का अपन बात करते हैं, और उस निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं का पर्यावरण व या अपन कह सकते हैं जैविक व अजैविक घटकों के मध्य जो अंतर संबंध होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्योंकि जो पारिस्थितिकी होती है वो एक संपूर्ण पर्यावरण के रूप में अपन बात करते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित क्षेत्र होता है। जैसे अपन बात करते हैं कोई भी वन है, यानी गार्डन है, बगीचा कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कोई भी झील है, झील के अंदर रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं या जीव जंतु होते हैं, उनके मध्य जैविक और अजैविक संबंध या अंतर संबंध या परस्पर संबंध या उनके मध्य जितनी भी क्रियाएं सम्मिलित होती है पारस्परिक रूप से, उनका अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में निश्चित रूप में निश्चित स्थान का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग यानी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया, जो 1935 में किया। सबसे पहले एजी टांसले ने किया था, एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, और पारिस्थितिकी का जो शब्द का प्रयोग किया था वो था अर्नेस्ट हेंकल। अर्नेस्ट हेंकल ने किया था 1869 में। और यह है पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र आते ही आप याद रखना एजी टांसले और 1935 में। अब अपन बात करते हैं जो पारिस्थिति, इसका अर्थ क्या होता है। पारिस्थिति मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है। पारिस्थिति को अपन मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ते हैं। जैसे एक अपन बात करते हैं जीवोम या बायोम, अपन कहते हैं बायोम क्षेत्र होता है या बायोम क्या होता है। तो अपन बात करते हैं कि जीवोम या बायोम किसी खास क्षेत्रीय इकाई, किसी खास क्षेत्रीय इकाई के पौधे और जंतुओं के मध्य समस्त जटिल परस्पर जो क्रियाएं होती है उनको अपन कहते हैं बायोम, या उन जटिल समूहों का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बायोम या अपन कहते हैं जीवोम के तहत क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं किसी खास क्षेत्रीय इकाई के पौधे एवं जंतुओं के समस्त जटिल समूह का अध्ययन किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं निवासीय क्षेत्र, दूसरा भाग आता है निवासीय क्षेत्र, यानी भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, यानी जितने भी प्राकृतिक या भौतिक वातावरण के जैसे अजैविक घटक होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं निवास स्थान और बायोम क्षेत्र को अपन शामिल कर लिया जाए तो अपन कह सकते हैं कि इसके अपन पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ को अपन समझ सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा हो सकती है, यानी अपन कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होती है। अभी मैंने आपको कहा था पारिस्थितिक तंत्र एक निश्चित इकाई होती है, यानी ये एक कोई भी एक क्षेत्र को मान लिया जाए, उसकी एक इकाई को मान लिया जाए, किसी भी क्षेत्र की एक इकाई। पारिस्थितिक तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती रहती हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं, तथा जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह जो परस्परिक क्रियाओं में शामिल होते हैं।
यानी जो एक निश्चित क्षेत्र इकाई होता है वहां पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं तथा जैविक और अजैविक घटकों, यानी अपन जैविक में जीवों को शामिल करते हैं और जो भौतिक पर्यावरण है इसको अपन कहते हैं अजैविक घटक। इनके दोनों के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती रहती है तथा जीव मंडल जैसे जीवों के मध्य भी कुछ पारस्परिक क्रियाएं होती रहती है, तो उनका भी अपन अध्ययन इस पारिस्थितिक तंत्र में अध्ययन किया जाता है। दूसरी एक परिभाषा बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक इकाई होती है। यानी पारिस्थितिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर ये काम करती है या उनके जो निश्चित क्षेत्र पर रहने वाले जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध होता है। तो निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली इकाई होती है जिसके अंतर्गत जैविक व अजैविक संगठक, जैविक व अजैविक संगठकों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनके आपसी अंतरक्रिया, यानी उनके आपसी अंतरक्रियाओं का जो संबंध होता है या उनके पारस्परिक संबंधों का अपन सम्मिलित करते हैं या उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को अपन कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। यानी इसमें एक क्षेत्र निश्चित होगा और पारिस्थितिकी में पूरा पर्यावरण होगा और इसमें क्या होगा पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होती है जहां जैविक और अजैविक घटकों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं तथा जीव मंडल में यानी जैविक समुदाय में भी कुछ अंतर क्रियाएं होती है, उन सभी का अध्ययन अपन करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। फिर अपन बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, एक निश्चित इकाई या निश्चित क्षेत्र होता है। जैसे अपन बात करते हैं समुद्र, यानी कोई एक समुद्र हो गया, या अपन बात करते हैं झील, तालाब, वन हो गया, बगीचा हो गया, यानी ये एक निश्चित क्षेत्र हो गया। यानी इस बगीचे के अंदर जितने भी जीव या जैविक अजैविक घटक होते हैं उनके मध्य की जो अंतःक्रियाएं होती है उनको अपन कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिकी क्या होता है, जबकि पारिस्थितिकी में संपूर्ण जैविक व अजैविक संगठनों का वर्णन किया जाता है, यानी संपूर्ण पर्यावरण या अपन कह सकते हैं संपूर्ण जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा पारिस्थितिकी क्या होता है और पारिस्थितिकी की परिभाषा, और हमने यहाँ यह भी बता दिया कि पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में क्या अंतर होता है। फिर अपन बात करते हैं, अगली बात करते हैं कि पारिस्थितिकी के संगठक, यानी पारिस्थितिकी के संगठक क्या है, यानी ये मुख्य रूप से 3 होते हैं। पारिस्थितिकी संगठक मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3 होते हैं। यानी अपन बात करते हैं पारिस्थितिकी के मुख्य रूप से जो संगठकों की बात करते हैं वो होते हैं 3, यानी मुख्य रूप से जो घटक या संगठक होते हैं 3। सबसे पहले बात करते हैं अजैविक या भौतिक घटक, जो अपन कहते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले अजैविक घटक या अपन कहते हैं भौतिक घटक, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला घटक हो गया अजैविक या भौतिक घटक। फिर अपन बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा आपके जैविक घटक यानी जीव समुदाय जैविक घटक, और तीसरा हो जाएगा ऊर्जा संसाधन यानी ऊर्जा घटक। अपन कह सकते हैं कि जो ऊर्जा संगठक जैविक और अजैविक ये मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। अब इन सबसे पहले अपन अजैविक घटकों के बारे में बात करते हैं। अजैविक घटकों में कौन कौन आते हैं, अजैविक घटक या भौतिक घटकों में अपन कह सकते हैं स्थल भाग यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग, फिर अपन कह सकते हैं मृदा, जल, वायु, यानी जल है, वायु है, मिट्टी है। जो जीव नहीं है, अजैविक घटनाएं या अजैविक तत्व है, अजैविक संगठक है, उनको अपन अजैविक या भौतिक संगठन में शामिल करते हैं। फिर जैविक संगठन की बात की जाए तो जैविक संगठन में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा उनके मृत भागों को भी शामिल किया गया है। मृत भागों को भी जैविक घटक में क्या किया गया, शामिल किया गया। जीव जंतुओं के या पेड़ पौधों के जो मृत भाग होते हैं उनको भी अपन शामिल करते हैं। फिर बात करते हैं कि जो ये जैविक घटक होते हैं इनके भी 2 स्तर होते हैं, एक स्वपोषित जैविक घटक और एक प्रपोषित जैविक घटक होता है। स्वपोषित यानी ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी स्वपोषित जो जैविक घटक होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और जो परपोषित जैविक घटक होते हैं वो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जैविक घटक हो गए, अजैविक घटक हो गए। अब अपन बात करते हैं ऊर्जा संगठक, यानी जो ऊर्जा संगठक या ऊर्जा घटक कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या इनका रोल क्या है। तो अपन बात करते हैं ऊर्जा घटक में सूर्य प्रकाश यानी सूर्य का आने वाला प्रकाश, फिर बात करते हैं सूर्य से आने वाली विकिरण। एक तो सूर्य से किरणें आती हैं और एक उन किरणों का जो प्रकाश होता है, यानी ये जो सूर्य से होने वाले जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाली विकिरण,
इनका तथा इनसे विभिन्न पक्षों के बारे में तथा इनके विभिन्न पक्षों के बारे में जितने भी हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा संघटक कहते हैं। ऊर्जा संघटक में अपन शामिल करते हैं। इस प्रकार अपन अगली बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार से अपन इनको निश्चित रूप से बांटते हैं कि कौन कौन से प्रकार को किस प्रकार बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं निवासीय क्षेत्र के आधार पर अपन पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों को बांटते हैं। मुख्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र के जो प्रकार है 4 प्रकार हैं। निवासीय क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, और अपन दूसरा कहते हैं क्षेत्रीय मापक के आधार पर वर्गीकरण, फिर उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण या उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, फिर अपन कहते हैं इकोक्लाइन क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं निवासीय क्षेत्र के आधार पर पारिस्थितिकी का जो वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। निवासीय क्षेत्र, निवास के आधार पर अपन पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्थल पर जो जीव जंतु निवास करते हैं तो स्थलीय निवासी क्षेत्र हो गया, और एक जलीय यानी जो महासागर है, झील है, नदियां हैं, वहां पर जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे जो निवास करने वाले हैं उनके बारे में, यानी निवासीय क्षेत्र के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपके स्थलीय भाग जैसे रेगिस्तान है या पर्वतीय भाग है या कहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उनको अपन कह सकते हैं। दूसरा जलीय भाग में अपन क्या कह सकते हैं, जैसे महासागरों का जल है। अब महासागरों के जल में ताजा जल भी होता है और खारा जल भी होता है, तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जलीय भाग और स्थलीय भाग। फिर अपन बात करते हैं क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण। क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण में अपन बात कर सकते हैं कि एक हो गया महाद्वीपीय वर्गीकरण और एक महासागरीय वर्गीकरण। यहां पर तो निवास के आधार पर स्थल भाग और जल भाग, और यहां पर क्षेत्रीय मापक यानी क्षेत्र के आधार पर अपन वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा महासागरीय, यानी महासागर के अंदर जितने भी क्षेत्र है उनका, और महाद्वीपीय वर्गीकरण। महाद्वीप में अपन कह सकते पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, ये। तो इस प्रकार महाद्वीप और महासागरीय वर्गीकरण है क्षेत्रीय मापक के आधार पर, और निवास के आधार पर अपन कह सकते हैं स्थल भाग और जल भाग, 2 भाग। फिर अपन अगला बात करते हैं उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, यानी उपयोग के आधार पर अपन इसका वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। तो देखो, उपयोग में अपन एक कहते हैं कृषि क्षेत्र यानी कृषि योग्य क्षेत्र, और एक होता अकृषि क्षेत्र। तो इस प्रकार उपयोग के आधार पर भी अपन पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कृषि योग्य भूमि, जहां पर कृषि योग्य भूमि में जो जीव जंतु है उनका वर्णन अपन कर देंगे, या पेड़ पौधा उनके पास तंत्र का वर्णन करते हैं। और एक अकृषि क्षेत्र जैसे बंजर भूमि है, रेगिस्तानी भूमि है, जहां पर कृषि नहीं की जाती, उन क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है। तो वहां के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन जैसे अपन कर सकते हैं अकृषित प्राकृतिक क्षेत्र, जैसे वन हो गया, दलदली भूमि हो गई, बंजर भूमि हो गई, घास भूमि क्षेत्र हो गया। इन सभी क्षेत्रों में अपन अध्ययन करते हैं तो अपन इनको कहते हैं अकृषि क्षेत्र। यानी इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो उपयोग के आधार पर कृषि क्षेत्र और अकृषि क्षेत्र। फिर बात की जाए इकोक्लाइन के आधार पर। अब इकोक्लाइन क्या होता है, यानी 2 पारिस्थितिकी क्षेत्र, 2 ऐसे क्षेत्र जिनका कहीं ना कहीं मिलन होता है, जिसको अपन संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। इन्हीं को पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण की भाषा में इकोक्लाइन कहा जाता है। कोई भी 2 क्षेत्र है, जैसे एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और एक थोड़ा सदा हरा भरा क्षेत्र है, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं तो मिलन होगा। तो जहां मिलन होता है उसको अपन कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, और संक्रमण क्षेत्र को अपन पर्यावरण विषय के बारे में अपन बात की जाए तो इकोक्लाइन क्षेत्र भी कहते हैं। तो इकोक्लाइन का मतलब ये हो गया कि संक्रमण क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे अपन कहते हैं। जैसे एक बात की जाए, एक ही दिशा में पौधों की विभिन्नता आरेख में जिस प्रकार से अलग अलग रूप से विभिन्नता पाई जाती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं कि जिसे अपन पादप प्रवणता रेखा कहते हैं। जैसे अपन बात करें कहीं पर सदाहरित पौधे हैं और थोड़े से दूर जाने के बाद में थोड़े शुष्क या आर्द्र शुष्क प्रकार की वनस्पति आ जाती है, यानी दोनों में डिफरेंस आ जाता है। कहीं एक स्थान पर कोई ना कोई एक स्थान ऐसा होगा, उस रेखा को जहां पर पौधों की विभिन्नता प्रकट होती है उस रेखा को पादप प्रवणता रेखा कहते हैं। यानी प्रवणता का मतलब अंतर, यानी पौधों की जो विभिन्नता है, प्रजातियों में अंतर पाया जाता है, वो उसको अपन कहते हैं पादप प्रवणता रेखा। तो इसके आधार पर अपन क्या कहते हैं कि इकोक्लाइन यानी पादप प्रवणता रेखा के आधार पर अपन
वनों को या पारिस्थितिकी तंत्र को 4 भागों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अत्यधिक आर्द्रता से शुष्कता की ओर, यानी कहीं अधिक आर्द्रता है और उस अधिक आर्द्रता से जब अपन शुष्क आर्द्रता की ओर जाएंगे तो वहां पर जो डिफरेंट आता है, जो संक्रमण क्षेत्र आता है, वहां पर किस प्रकार के पौधे पाए जाएंगे। वहां पर जैसे अपन बात करते हैं जैसे रेगिस्तान क्षेत्र हो गया, शुष्क घास क्षेत्र, इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में अपन उनका वर्णन करेंगे। इस प्रकार के क्षेत्रों का रेगिस्तान, और जहां पर अधिक आर्द्रता है, अधिक आर्द्रता से अपन निम्न आर्द्रता की ओर या अपन कह सकते हैं शुष्क आर्द्रता की ओर जाएंगे ना, तो अपन को इस प्रकार के क्षेत्र मिलेंगे। रेगिस्तान हो जाएगा, शुष्क घास हो जाएगा। फिर अपन दूसरा पढ़ते हैं अत्यधिक आर्द्रता, यानी अधिक से भी और अधिक, अत्यधिक आर्द्रता से अपन न्यूनतम आर्द्रता की ओर बढ़ते हैं, तो उन वाले क्षेत्रों में अपन सदाबहार वन या मौसमी पतझड़ वनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कहीं अत्यधिक आर्द्रता है और फिर वहां से बिल्कुल निम्न आर्द्रता है, तो अपन सदाबहार वन या मौसमी पतझड़ वन उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है एक निम्न ऊंचाई से अधिक की ओर, निम्न ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर जब हम जाएंगे तो किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा अपन को, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय वन या निचले पर्वतीय वन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? निचले पर्वतीय वन मिलेंगे। इस प्रकार अपन बात करते हैं चौथा, यानी उष्ण व तर क्षेत्रों से शीत टुंड्रा प्रदेशों की ओर, यानी गर्म या बर्फीले क्षेत्रों से शीत यानी टुंड्रा यानी बर्फीले क्षेत्रों की ओर जब अपन प्रदेशों की ओर बढ़ेंगे तो अपन किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा? उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण प्लस शीतोष्ण को मिलाकर अपन उपोष्ण कटिबंधीय या अपन कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र प्रकार के वन मिलेंगे, या अपन कह सकते हैं शीतोष्ण मिश्रित प्रकार के कटिबंधीय वन क्षेत्र मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो जहां पर भी दो संक्रमण क्षेत्र आपस में मिलेंगे वहां पर जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं? पादप प्रवणता रेखा कहते हैं। एक तरफ हरे भरे पादप, दूसरी तरफ थोड़े शुष्क पादप, एक तरफ अति आर्द्र, एक तरफ शुष्क, एक तरफ अधिक ऊंच वाले क्षेत्र, एक तरफ अधिक नीचे वाले क्षेत्र, यानी एक तरफ सूखा और एक तरफ बर्फीला क्षेत्र। तो जहां पर ये दोनों क्षेत्र आपस में मिलेंगे उनको अपन क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, और पर्यावरण की भाषा में इकोक्लाइन क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं और पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कौन कौन से मुख्य रूप से, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो आपका अभी कोरोना काल है इसमें जो YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।